अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बयानिया के साथ मैं हूं आलिया शबीर। नाजरीन, पाकिस्तान में इल्ज़ामात की दौड़ है। हुकूमत हो या फिर ऑपोजिशन हो, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात तराशी का सिलसिला जारी है। कोई सब्जेक्टिव गुफ्तगू आपको देखने को नहीं मिल रही होगी। जहां पर दुनिया में बहुत बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं, कहीं पर ब्लॉक्स बन रहे हैं और कहीं पर आपने देखा है कि सुपर पावर अमेरिका की एक नई हुकूमत जो है वो मार्ज़े वजूद में आ चुकी है। तो यहाँ पर पाकिस्तान किस तरह से अपनी प्लानिंग कर रहा है, किस तरह से अपनी पॉलिसीज़ बना रहा है, पूरी दुनिया में अपना केस भी पेश करने के लिए, अपने ताल्लुकात भी बेहतर करने के लिए क्या पॉलिसी साजी की जा रही है, इस पर हमें ना डिबेट नज़र आ रही है और ना इसके ऊपर कोई बात करना चाहता है। आज के प्रोग्राम में हम इसी पर बात करेंगे कि ये जो नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, अमेरिका की नई गवर्नमेंट आई है, इसको हमें पाकिस्तान को किस तरह से डील करना चाहिए। इस वक्त बेहतरीन मौका है कि अमेरिका इंटरनल एक वीकनेस का शिकार है, उसके इंटरनल मामलात है, कोविड को लेकर हो या फिर ट्रंप इंतजामिया के जिस तरह से मामलात रहे उसको लेकर हो, इस वक्त एक वो कमज़ोर पोजीशन पर है। तो पाकिस्तान इससे फ़ायदा उठा सकता है। क्या पाकिस्तान इससे फ़ायदा उठा रहा है या नहीं उठा रहा है? इसके बरक्स, पाकिस्तान के बरक्स हमने देखा है कि इंडिया खूब फ़ायदा उठा रहा है। उन्होंने इससे पहले भी वो अमेरिकन सियासत में इन रहा और उनकी लॉबिंग जारी रही और इस वक्त भी तकरीबन 20 उनके ऐसे लोग हैं जो कि जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा हैं और तकरीबन कोई 16-17 बहुत अहम पोस्टों पर हैं। तो पाकिस्तान के एक क्लाइमेट चेंज के पाकिस्तानी नियाद अमेरिकन हैं जो कि अली जैदी हैं, वो क्लाइमेट चेंज के एडवाइज़र जो बाइडन के आए हैं। इससे ज़्यादा हमें कुछ और डेवलपमेंट नज़र नहीं आती। तो इस सारे मामलात पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। जो मेहमान मुझे ज्वाइन करने चाह रहे हैं उनका आपसे तारुफ करवाती हूँ। हमारे साथ हैं सीनियर सियासतदान बेगम आबदा हुसैन साहबा जो कि अमेरिका में पाकिस्तान की सफ़ीर भी रही हैं। हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं। पीजे मीर साहब कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन के एक्सपर्ट हैं। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बेगम साहिबा, आपसे आगाज़ करूंगी प्रोग्राम का। सबसे पहले तो अगर हम बात कर ली जाए कि अमेरिका में एक नई गवर्नमेंट आ गई है और उनके इंटरनल मामलात जिस तरह से चल रहे हैं और कई जो बाइडन ने आते ही कई जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किए हैं और जो कि ट्रंप ने वो किए थे और उन्होंने इनको डिसऑन कर दिया है। तो इन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए उन सब को ख़त्म कर दिया जो कि ट्रंप के फैसले थे। तो इंटरनल आप क्या देख रहे हैं कि जो अमेरिकन इस वक्त वीक स्टेज पर है, जो बाइडन किस तरह से उसको लेकर चलेंगे अमेरिकन के लिए, जो बाइडन किस तरह एक उनके लिए अच्छे सदर साबित हो सकते हैं? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की सदारत के दौरान अमेरिका की बैनुल अक़वामी सतह पे प्रेस्टीज को असरअंदाज हुई और मनफी रुझान बना। अब जो बाइडन जो कि 46th प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स के मुंतखब हुए हैं, बड़े मंझे हुए तजुर्बाकार सियासतदान हैं, कई मरतबा सेनेट में मुंतखब हुए हैं और अमेरिका के नायब सदर भी रह चुके हैं। तो मैं समझती हूँ कि जो बाइडन की पूरी कोशिश होगी कि अमेरिका की प्रेस्टीज को बहाल किया जाए और जिन रियासतों से ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं रहे, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, उनसे ताल्लुकात बेहतर कराए जाएं। अब हमारे लिए जो खुशाइंद बात है वो ये कि कमला हैरिस जो कि अमेरिका की पहली खातून नायब सदर मुंतखब हुई हैं, उन्होंने कश्मीर के बारे में उन्होंने नुक्ताचीनी की है अमेरिका की हिंदुस्तान की हुकूमत पर और कहा है कि जो कश्मीरियों पे मज़ालिम ढाए जा रहे हैं इनकी रोकथाम होनी चाहिए। मैं समझती हूँ कि कमला हैरिस का ये नोटिस लेना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है और हमें इस पे पूरी कोशिश करनी चाहिए कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारे रवाबित
बेहतर हों और बिल्कुल कश्मीर के बारे आपदा में साहबा, हम इसके उनकी ऊपर हम बात तवज्जो। करते हैं कि पाकिस्तान के किस तरह से रिलेशन बेहतर हो सकते हैं और क्या किया जाना चाहिए इसके लिए। लेकिन आपने बात की है कि कैमला हारिस की आपने बात की है, तो उनका भी ये है कि कहा जाता है कि वो इंडियन नियाद हैं, उनकी मदर इंडियन थी और उनकी एसोसिएशन उधर ज़्यादा हो सकती है। और फिर जिस तरह से 20 ऐसे लोग हैं जो कि इंडियन हैं, इंडियन अमेरिकन हैं, जो इस वक्त जो बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल हैं, तो पाकिस्तान तो उस तरह से इन नहीं है, तो ये इंडिया के लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। देखिए, कमला हारिस के ओरिजिन्स के बावजूद उन्होंने कश्मीर के हवाले से कश्मीरियों से हमदर्दी का इजहार किया है और हिंदुस्तान की हुकूमत पे नुक्ताचीनी की है। जहाँ तक इंडियन अमेरिकन प्रेजेंस का ताल्लुक है अमेरिका की हुकूमत में, वो बिल्कुल है, लेकिन दो पाकिस्तानी अमेरिकन भी बाइडन की टीम में आए हैं और मैं समझती हूँ कि अगर हमारी हुकूमत अपने डिप्लोमेटिक एफर्ट को मुतहर्रिक करेगी तो बाइडन के साथ हमारी उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ यकीनन हमारे ताल्लुकात बेहतर हो सकेंगे। जी, यकीनन बेहतर हो सकते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। ब्रिगेडियर साहब, किस तरह देखते हैं, अगर इंटरनल बात की जाए, लोकल बात की जाए, अमेरिकन के लिए जो बाइडन कैसे सदर साबित हो सकते हैं? और इस वक्त जिस तरह से उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किए हैं और 9 दिन 10 दिन का उन्होंने एजेंडा भी पेश कर दिया कि वो क्या क्या करने जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि अमेरिका जो इस वक्त लग रहा है कि इंटरनली थोड़ा वीक है, जिस तरह से एक शिद्दत पसंदी का आंसर आया था, स्याह फॉर्म का आंसर आया था, वो इसको मिटा पाएंगे और इसको जो अमेरिका को जो है वो एक कर पाएंगे, नस्ली फसादात से बचा पाएंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। असल में इससे पहले कि जो प्रेजेंट हालात हम देखें और उसको फिर पाकिस्तान के हिसाब से एनालाइज करें, आपको ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि हमेशा से यूएस की, यूनाइटेड स्टेट्स की जो फॉरेन पॉलिसी है, उसके 4 मेजर ऑब्जेक्टिव रहे हैं, 4 मेजर मकासद हैं जिसको वो फॉलो करते हैं। कोई भी आप पॉलिसी को उसके गिर्द रिवॉल्व कर लो। पहला था कि वो जिसको वो कहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स की हिफाजत, यूनाइटेड स्टेट्स के सिटीजन और उनके जो एलाइज हैं उनकी प्रोटेक्शन करना उनका पहला ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद है कि वो जिस तरह कहते हैं ना कि कंटिन्यूड एक्सेस, यानी इंटरनेशनल रिसोर्सेज और इंटरनेशनल मार्केट को उनकी पहुंच जो है वो लगातार जारी रहनी चाहिए। उसका तीसरा ऑब्जेक्टिव है बैलेंस ऑफ पावर दुनिया में होना चाहिए और उसका चौथा ऑब्जेक्टिव उनका है कि प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी इन अमेरिका, और फिर वो दुनिया को भी डेमोक्रेसी का लेसन देते हैं। जैसे कल अगर आपने जो बाइडन की स्पीच देखी हो या जो बाइडन की स्पीच से पहले आपने बाकी जो उनकी जो सेरेमनी को कवर कर रही थी सेनेटर, उनकी स्पीच सुनी हो, तो उन सब का पहला एम्फेसिस जो था वो ये था कि जी अमेरिका में जमहूरियत जो है वो वापस जो है उसको हम लेके चल रहे हैं और 46 प्रेसिडेंट जो है ये अमेरिका की बढ़ती हुई और खिलती हुई जमहूरियत की निशानी। अब ये जो उनके फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसी के ऊपर बेस करके अगर जो आपने देखा जो बाइडन ने जो अपनी पहली स्पीच के बाद जो 5 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए हैं और जिसमें उन्होंने ट्रंप की पॉलिसी को रिलीज किया, तो पहले मैक्सिको से अगर वो तार हटा रहे हैं तो मैक्सिको जहां तार बनी है वहीं रुक गई है। तो इसका मतलब है कि वो जो उनका ऑब्जेक्टिव है अलाइज के साथ मिलकर चलना और अपनी पावर को बढ़ाना, वो चीजें हैं। तो उसको वो अपने जहन में रख के उन्होंने 5 के 5। दूसरा, आपने खुद कहा कि अमेरिका इस वक्त बहुत बुरी तरह सफर कर रहा है कोविड से, और जो बाइडन ने एक और स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने कहा कि डार्क डेज अमेरिका के लिए आने वाले दिनों में डार्क डेज का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो वो तो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो इंटरनल प्रॉब्लम्स अमेरिका की जो आउटरीच है दुनिया में या जिस तरह वो बिहेव करता है, उसमें इंटरनल प्रॉब्लम जो है वो बाकी जो उनकी ऑप्शंस हैं या बाकी जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको इफेक्ट नहीं करेंगी। वो इंटरनली एक चीज से फेस करते रहेंगे, लेकिन एक्सटर्नली अगर आप देखें तो अभी 2018 और 2019 में यूनाइटेड स्टेट्स की कांग्रेस ने एक मैंडेट दिया था, एक मैंडेटेड प्रोविजन दी थी, जो सेंटर फॉर न्यू अमेरिकन स्ट्रेटेजी जिसको आप कहते हैं, उनको एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए उन्होंने कहा था कि जी आप ये
और उसका मकसद था कि जो चाइना की जो बढ़ रही है ताकत, और जिस तरह चाइना जो है वो बढ़ता, उसको अमेरिका, उसका मुकाबला करने के लिए अमेरिका को क्या करना होगा और किस तरह अमेरिका को आगे बढ़ना होगा। और ये सेंटर फॉर न्यू अमेरिकन स्ट्रेटेजी ने जो रिपोर्ट तैयार की, वो बहुत लंबी चौड़ी रिपोर्ट है। उसमें उन्होंने कहा है कि जी उसका उन्होंने कहा मतलब यूएस की कंपटीशन को चाइना से किस तरह बढ़ाना है। उसके अंदर उन्होंने हर सेक्टर का जायजा लिया है, चाहे वो इकोनॉमी है, चाहे वो डिफेंस है, चाहे वो सोशल साइड है, चाहे वो कल्चर है, चाहे उनके बायलैटरल रिलेशंस हैं, चाहे उनकी, उसके अंदर उन्होंने ये जी 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 ठीक है। आबदा साहिबा, आपकी जानिब आना चाहूँगी कि जैसे कि ब्रिगेडियर साहब ने कहा है कि इंटरनल मामलात तो अमेरिका के अपने हैं, लेकिन वो अपने एक्सटर्नल रिलेशंस को कभी भी हिट नहीं करेगा, अपने जो उनके इंटरनल मामलात हैं। तो एक्सटर्नल की अगर अब बात कर ली जाए, जैसे ब्रिगेडियर साहब कर रहे थे कि चाइना इस वक्त इमर्ज हो रहा है, ऐसा लगता है कि एक नई पावर इमर्ज हो रही है। और कभी तो ये भी गुफ्तगू सोशल मीडिया पर देख लें, स्ट्रेटेजिकली देख लें कि ये कहा जाता है कि शायद नई सुपर पावर है और नए ब्लॉक्स बनने जा रहे हैं। तो अमेरिका किस तरह से अब चाइना को हिट कर सकता है, और चाइना की इकोनॉमी एक बड़ी इकोनॉमी बनकर उभरी है, तो उसको किस तरह से वो हिट कर सकता है? मैं नहीं समझती कि अमेरिका चाइना को इकोनॉमिकली या किसी और हवाले से हिट कर सकता है, बल्कि मेरा अपना ये अंदाज़ा है कि जो बाइडेन कोशिश करेगा कि चीन के साथ अमेरिका के ताल्लुकात सेहतमंद हों, क्योंकि चीन की बहुत बड़ी अमेरिका में फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, और चीन की जो बढ़ती हुई कुव्वत और ताकत है उससे अमेरिका अपनी नज़रें नहीं चुरा सकता। तो जो उनकी साबका वक्त में पॉलिसी रही कि हिंदुस्तान को और ताइवान को बीफ अप किया जाए चाइना के मुकाबले में, मैं समझती हूँ कि बाइडेन इस पॉलिसी पे गामज़न नहीं रहेंगे। वो चीन के साथ अपने ताल्लुकात मामूल पे लाने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, बेगम साहिबा, एक पॉइंट ये भी है कि हमने देखा है कि कई वॉर हुई, और आप क्या समझती हैं कि जो बाइडेन मुज़ाकरात से बात करेंगे, या कोई आप देख रहे हैं कि नई कोई के हालात जो हैं पूरी दुनिया में ख़तरनाक हो सकते हैं, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इसको किस तरह से दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से डील करेगी? मैं समझती हूँ कि जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन दुनिया के हवाले से बड़ी ठंडी रहेगी, और उनकी पूरी कोशिश होगी कि अमेरिका की प्रेस्टीज दुनिया में बहाल हो, और तमाम दुनिया की रियासतें जो हैं वो अमेरिका को कदर की नज़र से देखें। राइट, इसमें ईरान भी एक बड़ा फैक्टर है। जैसे कि देखा है कि जोहरी जो माहदे हैं वो ख़त्म किए गए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में, तो क्या वापसी हो सकती है कि जोहरी माहदों में अमेरिका की, या ये मुश्किल है? ईरान को एंगेज कर सकता है अमेरिका, मुज़ाकरात पर आ सकते हैं? मैं समझती हूँ कि अमेरिका ईरान को एंगेज करेगा, और वो पूरी कोशिश करेंगे कि डिप्लोमेटिक तरीके से, अंदाज से वो ईरान को उसके जौहरी प्रोग्राम से रोकें, और ईरान को दुनिया की सफ में वापस ले आके खड़ा करें। राइट, अब पाकिस्तान की जानिब आ जाते हैं, और बात हुई थी चीन की। जैसे कि आपने कहा कि चीन के साथ कोई किसी किस्म की कोई सदमहरी नहीं होगी, अमेरिका नहीं चाहेगा, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहेगी। तो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज हमने देखा है कि उन्होंने एक ऑफ़र किया है अमेरिका को, कहा है कि चीन के साथ पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं, और अगर चीन के साथ कोई मुज़ाकरात करना चाहते हैं या ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं तो हम उसमें कुछ रोल प्ले कर सकते हैं। तो पाकिस्तान का इस हवाले से चीन के साथ टेबल पे लाने के लिए अमेरिका को क्या कोई रोल हो सकता है? देखिए, आपको याद रहे कि जब हेनरी किसिंजर बीजिंग पहली मर्तबा गए कोल्ड वॉर के इख्तिताम के करीब,
तो वो यहाँ से इस्लामाबाद से बीजिंग गए थे। तो यकीनन चूँकि हमारे चीन से ताल्लुकात मौसर हैं, इसलिए हम एक दयानतदारी से ऐसा किरदार अदा कर सकते हैं कि अमेरिका चीन के ताल्लुकात बेहतर हों। राइट। ब्रिगेडियर साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी कि आपने जैसे पहले बात की कि एक्सटर्नल मामलात को अलग रखेगी जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, बात अगर हम चीन की जाए और पूरी दुनिया की जाए ख़ास तौर पे, तो क्या टेबल पर बैठ के जो बाइडन इंतज़ामिया बात करना चाहेगी, या फिर आपको लगता है कि कोई मामलात सर्द भी हो सकते हैं? देखिए भाई, जिस तरह आपसे कहा था ना कि वो एक्सटर्नल मामलात के ऊपर सिक्योर करेंगे, उसको अगर आप देख लीजिए, कल जो बाइडन ने अपना ऑर्डर दिया, उन्होंने वो जो अपना एनवायरनमेंट का जो मायदा था, वो जो ट्रंप ने खत्म किया था, उसमें दोबारा दाखिल हो गए हैं, क्योंकि उनकी पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव में एक चीज होती है ग्लोबल एनवायरनमेंट को सिक्योर करना। तो ये चीजें हैं जो उनकी नजर में है और जो ट्रेडिशनली वो फॉलो करते हैं। अब अभी जो मैं जिसको आपने जिस स्टडी का रेफरेंस दिया था, उस स्टडी के अंदर वो कैटेगोरिकली कहते हैं कि अमेरिका ने, उन्हें तो ये लफ्ज दिखते हैं कि अमेरिका को किसी भी सूरत में चाइना से कोई कन्फ्रंटेशन, फिजिकल कन्फ्रंटेशन मोल लेने की कोई जरूरत नहीं है। और ये कहा जा रहा है आजकल की जो इंटरस्टेट स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है ना, it is more important than the dealing with the terrorism. Terrorism is not the priority in American relationship and American thinking now. कहते हैं इंटरस्टेट स्ट्रेटेजिक कंपटीशन जो ये प्रायोरिटी है। तो वो जो कहते हैं ना, वो कहते हैं अमेरिका शुड नॉट पोज इट इज एंटी चाइना, वो उसको कॉपरेट करना है बीजिंग के साथ। अब ट्रंप का मामला ये था कि ट्रंप को जो कुछ कहना होता था वो कह देते थे, और उसके बाद फिर वो चीजें जो थी उस तरह, जैसे आपने कहा टैरिफ के ऊपर जो चीजें हुई चाइना के साथ, तो चाइना का जिस तरह रिएक्शन आया, और बाकी जो चीजें बाकी स्टेट्स है, तो चूंकि जो बाइडन एक हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, जो बाराक ओबामा की थी, वो उसमें वाइस प्रेसिडेंट थे, और उन्होंने दुनिया को उस एंगल से देखा है जिस एंगल से डेमोक्रेट्स ने उस जमाने में देखा था। और उस जमाने में चाइना के साथ या ईरान के साथ वो कन्फ्रंटेशन नहीं थी। जो कन्फ्रंटेशन जो है ट्रंप के जमाने में आपको नजर आई, चाइना खासतौर पर ईरान के साथ। उनका तो एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर था, उसने तो ईरान के ऊपर जंग भी करने की धमकी दे दी थी। उसके बाद आपने सुना कि ट्रंप से जाने से पहले भी ये रूमर्स आई कि जी कोई थिंकिंग हो रही थी ईरान के हवाले से, तो पेंटागन वॉकआउट कर गई थी। तो जो बाइडन उस एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा रहे, तो मेरा ख्याल उसके उनकी पॉलिसी में एक आपको ठहराव और एक थोड़ी सी हमारे हवाले से, यानी इस खित्ते के हवाले से कंफ्यूजन नजर आएगी। ट्रंप के जी राइट। कंफ्यूजन क्या हो सकती है? कंफ्यूजन हो सकती है, और पाकिस्तान के साथ जो बाइडन इंतजामिया किस तरह से पेश आ सकती है, और पाकिस्तान किस तरह से अपना एजेंडा और अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी पॉलिसी जो है वो जो बाइडन इंतजामिया के सामने रख सकता है, इस पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि अमेरिका की नई इंतज़ामिया के साथ पाकिस्तान किस तरह से डील कर सकता है, और पाकिस्तान अपना क्या रोल प्ले कर सकता है इस खित्ते के अमन के लिए। तो मैं चाहूँगी कि आबदा साहिबा आप इसके ऊपर कमेंट करें कि पाकिस्तान का खित्ते के अमन के लिए बड़ा अहम रोल है। अभी तालिबान के साथ भी बातचीत के लिए पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया है। क्या जो बाइडन इंतज़ामिया की भी वही पॉलिसी रहेगी जो अफ़गानिस्तान अमन अमल का हिस्सा है, या आपको लगता है कोई तब्दीली आ सकती है? नहीं, मैं समझती हूँ कि बुनियादी तौर पे जहाँ तक अफ़गानिस्तान का ताल्लुक़ है, अमेरिका की फ़ौजों का इनखला जो बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन करवाने के लिए जो अमन के मुज़ाकरात हैं उन पे यकीनन जोर देंगे, और उसमें पाकिस्तान का अहम किरदार बन जाता है। मैं समझती हूँ कि जो बाइडन हर कीमत में कोशिश करेंगे कि अमेरिका की दुनिया में मकबूलियत का इजाफा करें, और अमेरिका की गिरती हुई प्रेस्टीज जो है उसको वो बहाल करें। राइट। और उसके लिए अफ़गान अमन अमल जो है वो एक बेहतरीन मौका भी हो सकता है। अब आज पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात कर ली जाए,
आप भी आबदा साहिबा वहाँ पे सफ़ीर रही हैं पाकिस्तान की, आपने भी काम किया है। पाकिस्तान की कितनी लॉबी है जो इस तरह एक सुपर पावर में अपनी लॉबिंग करती है, और उनके क्या मकासद होते हैं और वो किस तरह से पाकिस्तान का केस पेश करते हैं? जहाँ तक मेरा यूएसए में एक्सपीरियंस रहा, वहाँ पर मैंने यही देखा कि हमारी एक एम्बेसी है और वो सिर्फ और सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल के तौर पर ही नज़र आई है। वहाँ पे हमारे सहाफ़ी हों या फिर इसके अलावा हमारी दूसरी कम्युनिटी हो, और सिर्फ एक डिनर की हद तक ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आप इसके ऊपर क्या कहेंगी? मैं समझती हूँ जी कि हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने अमेरिका से ताल्लुकात बढ़ाने के लिए जो पाकिस्तानी मुकीम हैं अमेरिका में, हम उनको मोटिवेट करें कि वो अपना असर मनवाएं और वो एक्टिव हो जाएं इस मामले में कि अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात अच्छी नहज पे आ जाएं। राइट। अभी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इस वक्त अमन की बात कर रहा है। दहशतगर्दी बहुत हो गई पाकिस्तान में, पाकिस्तान ने कुर्बानियां भी दी, और दुनिया ने जिस तरह से पाकिस्तान को और ख़ासकर भारत ने पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए वो भी सबके सामने हैं, और अब उनका पोल भी खुल रहा है। तो अब अमन की बात हो रही है, पाकिस्तान अमन का प्रचार कर रहा है, तो अब जो बाइडन जो है इसमें जो बाइडन इंतज़ामिया कोई रोल प्ले कर सकती है, ख़ासकर FATF के हवाले से कि पाकिस्तान अब ग्रे लिस्ट से भी निकल आए? जी, मैं समझती हूँ कि अमेरिका बिल्कुल इस हवाले से पाकिस्तान को हेल्पफुल साबित हो सकता है, और हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि ऐसा हो। जी राइट। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझ रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के हवाले से अमेरिका की वही पॉलिसी रहेगी जो मुफाहमती अभी अमल जारी है और अमन अमल जारी है, या फिर आपको लगता है कोई तब्दीली आ सकती है और नई इंतज़ामिया नई पॉलिसी ला सकती है? नहीं, अफगानिस्तान जिस नहज पे पहुंच गया है, और आपको पता है कि आज अफगानिस्तान में कोई अमेरिकन को 2500 ट्रुप्स 2500 ट्रुप्स रह गए। अब इस चीज को अगर वो यहाँ रोक भी दें आप एक, और उन्होंने कहा जून तक ये था कि जो तमाम ट्रुप्स जो है वो वापस चले जाएंगे, और जो पावर सेंटर है वो पावर जो है वो तालिबान के साथ जो इंट्रा अफगान डायलॉग हो रहे थे, और तालिबान ने हर उस चीज को दोहा में एग्री किया है, और वो एग्री करने से पहले तालिबान ने भी अपने तमाम फील्ड कमांडर से मशवरा किया था कि ये चीज, तो तब वो पीस प्रोसेस चला। इस तरह ट्रम्प भी बड़े बैकअप कर रहे थे कि पीस प्रोसेस हो, तो यहाँ से तो वापस जाना मुझे नहीं पॉसिबिलिटी होगी। अफगानिस्तान में जिस तरह से अफगान तालिबान है और अफगान हुकूमत है, जिस तरह से अफगान तालिबान का ये एक मौक़िफ़ है कि अफगानिस्तान की हुकूमत जाए, एक कोलिशन गवर्नमेंट आए और उसके बाद आगे प्रोसेस शुरू हो अमन के लिए और अफगानिस्तान की बेहतरी के लिए, उस पर तो अफगानिस्तान की जो हुकूमत है, अशरफ गनी, अब्दुल्ला, ये लोग तो एग्री नहीं हो रहे, तो ये तो मज़ीद महाजराई और खाना जंगी की तरफ हालात जाएंगे। जी, अफगानिस्तान का अमन अगर कोई खराब कर रहा है, और अफगानिस्तान में अगर कोई नहीं चाहता कि अमन वापस आए किसी भी तरीक़ाकार से, तो वो बुनियादी तौर अफगानिस्तान में अशरफ गनी और बाकी जो उनके साथ अब्दुल्ला और जो बाकी लोग हैं उनका रोल है। वो ये नहीं चाहते कि अफगानिस्तान में अमन आए और अमेरिकन फोर्सेज यहाँ से जाएं, क्योंकि उनको पता है कि अगर अफगानिस्तान में वो चले जाते हैं तो जो दुकान उन्होंने खोली है वो तो नहीं दिखेगा, क्योंकि वो तो पपेट हैं, वो प्रॉक्सीज हैं, कुछ इंडिया की प्रॉक्सीज हैं और कुछ अमेरिकन प्रॉक्सीज हैं, तो वही है जो अमन का तमाम जो पीस प्रोसेस उसको। आप देखिए ना, ईरान में भी तो यही हुआ था, और उसके बाद हमने देखा है कि अलकायदा और कई ग्रुप्स बन गए, और बाद में पूरी दुनिया में जिस तरह से हमने देखा है दहशतगर्दी हुई है, और फिर बाद में मुस्लिम ममालिक के ऊपर इल्जामात आते रहे। अभी देखिए ना, ये जो प्रोसेस है सिर्फ अमेरिका ही नहीं है, इसमें चाइना भी ऑन बोर्ड है, इसमें रशिया भी ऑन बोर्ड है, इसमें ईरान भी ऑन बोर्ड है। तो अब तो जिस जगह पे आप आ गए हैं उससे आगे ही जाना पड़ेगा। और ये जो बाइडन की गवर्नमेंट जिस तरह कहती है कि हम यूएस को एंगेज करेंगे, हम एंगेजमेंट जारी रखेंगे, तो उस एंगेजमेंट का क्या मकसद है? पाकिस्तान ने इतना कुछ किया है, वो एक अब सक्सेसफुल कल्मिनेशन की तरफ पहुंचने वाला है। तो मैंने तो आप सोचता हूँ कि अब इससे
क्या वापस जाएंगे? 2500 ट्रुप्स रख के क्या करेंगे? 2500 ट्रुप्स अगर आप रखेंगे तो वो तो वैसे ही वल्नरेबिलिटी है अमेरिकन फोर्सेज की इन अफगानिस्तान, क्योंकि उनकी अपनी सिगार की रिपोर्ट ये कहती है कि 70% 75% इलाका है जिसपे तालिबान का कंट्रोल है। और आपने देखा तालिबान जो अगर वो अभी ऑपरेशन कर रहे हैं तो हम अफगानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ ऑपरेशन। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जो अभी जाते जाते जो कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन थी ये कह गई कि ईरान में अलकायदा पाई जाती है, तो ये क्या वाकई ईरान में है? नहीं, ईरान में अलकायदा तो मेरा ख्याल आज तक उनकी कोई वो नहीं आई। उनका मकसद क्या है कि अमेरिका अब हिट करे ईरान को, उस तरफ आए, उनके साथ मजीद ताल्लुकात बेहतरी की बजाय खराब हों और उनके साथ किसी जंग की तरफ जाया जाए? ये तो ट्रंप का तो ये ऑब्जेक्टिव था ना। और मैं जैसे आपसे याद कर रहा हूँ कि अगर दुनिया में खबरें आई थी जिसकी कंफर्मेशन तो नहीं हुई कि अगर कोई महीना पहले ट्रंप ने ये प्रपोजल की थी कि जो ईरान के ऊपर अटैक किया जाए तो पेंटागन जो है वो वॉकआउट कर दी थी, बिकॉज आउटगोइंग प्रेसिडेंट की कोई ऐसी बात तो नहीं एक्सेप्ट करेंगे जिससे दुनिया में एक नई जंग छिड़ जाए। लेकिन वैसे ट्रंप ने कोई ऐसी जंग नहीं छेड़ी जो डेमोक्रेट्स ने और बाकी उससे पहले इवन रिपब्लिकन बुश ने और ओबामा ने जिस तरह दुनिया में जंगों का आगाज किया और जिस तरह लोगों को मारा, कम अज कम ट्रंप के दौरे इख्तियार में कोई नई जंग तो, बल्कि जंग के अंदर आप पीस की तरफ जाना शुरू हुए। यानी आपकी जब वो कहते हैं ना वो थ्योरी ऑफ रियलिज्म पढ़े जी, तो वो ट्रंप वोकल रहे लेकिन वो पीस की तरफ गए, जंग से निकले हैं, उन्होंने इनखला किया। ये एक बात जो है वो बड़ी हाईलाइट करने वाली है। लेकिन यहाँ पे ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान की पूरी दुनिया में किस तरह से पजीराई हो सकती है, पाकिस्तान अपने मामला ताल्लुकात बेहतर कर सकता है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, नई इंतज़ामिया अमेरिका में आई है, तो क्या पाकिस्तान अब मामलात किस तरह से प्रेजेंट करेगा और कैसे इसको डील करेगा? एक मामला भारत के साथ है पाकिस्तान का, और इसके अलावा मकबूजा कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है इस पर जैसे कि कैमला हारिस का एक मौक़िफ़ आया है, तो पाकिस्तान इससे किस तरह से फ़ायदा उठा सकता है और अमेरिका को किस तरह से एंगेज कर सकता है। यकीनन ये इसके लिए होमवर्क की ज़रूरत है। और पाकिस्तान का होमवर्क कैसा होना चाहिए? पाकिस्तान की सफ़ीर रही हैं बेगम आबदा हुसैन साहिबा अमेरिका में, तो यकीनन वो बेहतर जानती हैं कि अमेरिकन क्या सोचते हैं, उनकी थिंकिंग क्या है, किस तरह से वो बेहतर आपको सुन सकते हैं, सुनना चाहते हैं, तो वो माइंडसेट बेहतर तरीके से जानती हैं, बता सकती हैं। आबदा साहिबा, क्या अमेरिकन माइंडसेट है क्या? हमेशा से पाकिस्तान ने जाने भी दी और उसके बाद पाकिस्तान का नुकसान भी हुआ और आखिर पाकिस्तान को इल्ज़ाम भी मिले। भारत देख लें किस तरह से लॉबिंग के ज़रिए पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए लॉबिंग करता रहा और इल्ज़ाम तराशी करता रहा, दहशतगर्दी के इल्ज़ाम लगाता रहा। आखिरकार पोल खुल गए हैं। पाकिस्तान क्यों नहीं अमेरिका के करीब हो सका? सर जंग हो, उसके बाद अफगान 9/11 के बाद वॉर हो, पाकिस्तान ने हमेशा साथ दिया है। तो अमेरिकन माइंडसेट को अब हमें पढ़ लेना चाहिए। क्या चीज़ ऐसी है कि हमें अमेरिकन को हिट करना चाहिए, उनके माइंड को, ताकि वो हमारी बात को समझे और हमारा एक ट्रस्ट लेवल है वो डेवलप हो सके? देखिए जी, हमें अपने डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव को बड़ा तेज़ी से बढ़ाना चाहिए। और अमेरिका की जो नई एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे हमें अपने रवाबित मौसर तौर पे कायम करने चाहिए और पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अमेरिका के सदर या नायब सदर पाकिस्तान को विज़िट करें। राइट, जी जी जी, ठीक। ब्रिगेडियर साहब, बात जैसे कि मैंने की है, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कई कुर्बानियां भी दी, नुकसान भी किया, इसके बावजूद वो ट्रस्ट डेवलप नहीं कर सका अमेरिकन के साथ जिस तरह से भारत अपना लोहा मनवा लेता है। तो अब ये बेहतरीन मौका नहीं है? पाकिस्तान अमन की बात करता है, पीस की बात करता है, पीस प्रोसेस जो अफगानिस्तान में शुरू हो चुका है उसका हिस्सा भी है। तो अब बात की जाए कि भारत जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ करता है, इल्ज़ाम तराशियाँ करता है, मकबूजा कश्मीर में जो कुछ कर रहा है, अपना केस पेश किया जाए और ट्रस्ट डेवलप किया जाए।
जी बिल्कुल। जैसे बेगम साहब ने कहा कि डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को बहुत हकीकत पसंदाना और बड़ी विजन के साथ और बहुत एहतियात के साथ अपनी जो ऑप्शंस हैं और अपनी जो प्रायोरिटीज हैं उनको प्रेजेंट करना पड़ेगा या उनको लेके चलना पड़ेगा अमेरिका के साथ, क्योंकि जो बाइडेन ने या जैसे कमला हैरिस का उन्होंने कश्मीर के ऊपर स्टेटमेंट तो बड़ी स्ट्रांग दी है, और उन्होंने वो जो नेशनल रजिस्ट्रेशन सिटीजनशिप एक्ट था उसको भी बड़ा कंडेम किया है, कंट्रोवर्शियल कहा है। और अमेरिका इंडिया का कश्मीर को कहा है कि जो इंडिया को कहा है कश्मीर में जो चीजें हैं जो जुल्म हो रहे हैं उनको खत्म करे। लेकिन उसी के साथ में एक माइकल कबलमैन है जो डिप्टी डायरेक्टर हैं और सीनियर एसोसिएट है साउथ एशिया के विल्सन सेंटर में, जो एक अमेरिकन थिंक टैंक है। तो उनकी एक मैं स्टेटमेंट पढ़ा था, उन्होंने कहा था कि जी वो तो ये तो उन्होंने कह दिया है, लेकिन मैं इस पॉसिबिलिटी को ज्यादा ओवर स्टेट नहीं करूंगा, क्योंकि जो यूनाइटेड स्टेट्स के जो मामलात जो उनके अकॉर्ड्स हैं, जो उनके साइन हुए हैं पार्टनरशिप के, जो उनके माहिदे साइन हुए हैं इंडिया के साथ, क्या वो मिलिट्री के हिसाब से हैं, क्या वो सिविल के हिसाब से हैं, क्या वो न्यूक्लियर के हिसाब से हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी केयरफुल होगी कि वो इंडिया को एंटेगोनाइज ना करे। अभी इस सिनेरियो में आप पाकिस्तान की जो ऑप्शंस हैं, जिसमें कश्मीर भी आता है, जिसमें डिफेंस पॉलिसी भी आती है, जिसमें दहशतगर्दी भी आती है, जिसमें अफगानिस्तान पाकिस्तान और पाकिस्तान का अफगानिस्तान पीस प्रोसेस के अंदर रोल भी आता है, और उसके बाद आपका एक बहुत बड़ी चीज है जो सी पैक के हवाले से आती है, और आपको पता है सी पैक के हवाले से या वन बेल्ट वन रोड के हवाले से भी अमेरिकन क्रिटिसिज्म पाकिस्तान के अंदर और इंडियन क्रिटिसिज्म भी आता रहा है। तो इन चीजों को आपने बड़ा इमेजिनेटिवली और एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस के लिए पाकिस्तान ने अपनी प्रायोरिटीज को और अपने नैरेटिव को जो है वो डिस्क्राइब करना है। उसके लिए बहुत होमवर्क और बड़ी थिंकिंग चाहिए, और उसके लिए आपको पता है कि अभी दुनिया में एक चीज और ध्यान में रखनी पड़ेगी कि दुनिया में पावर सेंटर्स चेंज हो रहे हैं। अब इस और उसके बाद डिप्लोमेसी के साथ आपका पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे करने के तरीक़ेकार भी चेंज हो रहे हैं। जो सॉफ्ट पावर का कॉन्सेप्ट आ रहा है, साइबर वॉरफेयर चल रही है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल आ रहा है, उसके साथ साथ आपका जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और मुख्तलिफ तरीक़ेकार से जो आपका नैरेटिव आगे पहुंचता है, उसके ऊपर आपको वर्क करना है। क्योंकि जैसे डिस इन्फॉर्मेशन लैब का भी आप दुनिया में जो 68 कंट्रीज के अंदर जो 240 साइड, तो इंडिया तो कोशिश करेगा और उसकी अभी से कोशिश है कि जी आपदा साहिबा, अगर बात की तो इंतजामिया कहती रही कि मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनसे पाकिस्तान और उनके दरमियान मामलात तय किए जा सकते हैं और एक रोल प्ले किया जा सकता है मकबूजा कश्मीर को लेकर, लेकिन ऐसा पॉसिबल हुआ नहीं है। तो क्या अब जो बाइडेन इंतजामिया ये कर सकती है, भारत को जो उनकी हट दर्मी है उसे हटा सकती है, मकबूजा कश्मीर में जुल्म जबर से निजात दिलवा सकती है? देखिए, अमेरिका की हुकूमत अगर कंडेम करेगी हिंदुस्तान के कश्मीर में इक़दामात को, तो यकीनन हिंदुस्तान को उसका असर लेना होगा। हिंदुस्तान अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात बिगड़ने तो नहीं देगा, और वो अमेरिका को मुतमईन करने की कोशिश करेंगे कश्मीर के हवाले से। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि अमेरिका हिंदुस्तान पाकिस्तान के कश्मीर के हवाले से मुज़ाकरात करवाए। ये हमें सरतोड़ कोशिश करनी चाहिए। यकीनन ये एक बहुत खुशाइन बात भी है और ये एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान की साबिक सफ़ीर अमेरिका में रही बेगम आबदा हुसैन साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र साहब हमारे साथ हैं। ब्रिगेडियर साहब आपका भी शुक्रिया। यकीनन दुनिया एक नए ब्लॉक में तकसीम हो रही है, नए ब्लॉक बन रहे हैं और सुपर पावर की एक नई इंतज़ामिया जो बाइडन की सूरत में आ चुकी है, जो बाइडन जो कि सियासत में भी एक्सपीरियंस रखते हैं, दुनिया को डील करने में भी
एक्सपीरियंस रखते हैं, ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वो फॉरेन पॉलिसी को बेहतर तरीके से डील करते रहे, तो यकीनन ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छा मौका है कि जब वो जो बाइडन इंतजामिया के साथ अपना केस पेश करें और पाकिस्तान का जो दहशतगर्दी के हवाले से जो FATF का मामला हो या अमन अमल के हवाले से हो या फिर भारत के साथ मकबूजा कश्मीर को लेकर मुज़ाकरात हों, इन तमाम मामलात में होमवर्क बेहतर करना चाहिए ताकि पाकिस्तान के हक में पाकिस्तान का इमेज ना सिर्फ दुनिया में बेहतर हो बल्कि पाकिस्तान के जो मसाइल है वो भी हल हों और इसके साथ साथ पाकिस्तान जो है वो आगे तरक्की की तरफ जा सके। आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।